हेलो एवरीवन, आज आपकी होने वाली है सीटेट पेपर 1 ईवीएस। यह जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आपका 21 दिसंबर 2021 को सीटेट पेपर 1 में पर्यावरण अध्ययन ईवीएस से पूछा गया था। आज आपकी क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की होने वाली है। ठीक है, यदि आप सीटेट की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अवश्य पढ़िए, क्योंकि यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में पास कराएगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यह आपके लिए, आपकी एग्जाम के लिए रामबाण होती है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्वेश्चन के बारे में सही जानकारी नहीं होगी। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको बहुत सारी क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में रिपीटेशन देखने को मिलेगी। तो आप सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर ही आपके आने वाले एग्जाम में जो प्रश्न बनेगा, इसी आधार पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। आप केवल मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़कर भी सीटेट की एग्जाम को पास कर सकते हैं। मैं लिखित गारंटी देता हूं कि सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िए, आप पास कर जाएंगे, क्योंकि यही सब प्रश्न जो है ना, इसी आधार पर आपको प्रश्न देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर 2024 अब तक सीटेट की परीक्षाएं में जितना भी प्रश्न पूछा गया है ना, सबका वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 21 दिसंबर 2021 को पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में जो प्रश्न पूछा गया था, सभी प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पर्यावरण अध्ययन ईवीएस, जो कि 30 नंबर का प्रश्न पूछता है आपके एग्जाम में। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। झील, झरना, तालाब, पहाड़ी, नदी। इन सूची में कौन इसमें से भिन्न है? तालाब, झरना, झील, पहाड़ी, नदी, इनमें से कौन भिन्न है? देखिए, झील, झरना, तालाब, लेकिन पहाड़ी नहीं होती है, पहाड़ होती है। तो यही शब्द जो है ना सबसे भिन्न है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन में आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका 4th। पहाड़ी नहीं होती है, पहाड़ होती है। ठीक है, तो यही सबसे भिन्न है। ऑप्शन आपका 4th राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। दूसरा कथन है, केरल में अधिकतर लोग किसी भी कड़ी के साथ टैपियोका खाते हैं। और तीसरा कथन है, कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। और चौथा कथन है, गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। अब इनमें से बताना है आपको, इन सभी कथन में से कौन कौन से कथन सही है और कौन कौन से कथन गलत है। देखिए,
यदि गुजरात की बात किया जाए तो गुजरात के जो लोग होते हैं वह दाल के साथ चपाती को खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। तो पहला कथन आपका दिया गया कथन के अनुसार पहला कथन सत्य है। गुजरात में लोग दाल के साथ चपाती खाते हैं और दाल में शक्कर डालते हैं। पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन पर विचार करते हैं। तो दूसरा कथन कहता है केरल में अधिकतर लोग किसी भी करी के साथ टैपियोका खाते हैं। यह भी कथन आपका सही है। टैपियोका जो है यह आपका केरल में उगाया जाता है। टैपियोका को हिंदी में कसावा कहते हैं। कहीं कहीं आपको कसावा लिखा हुआ देखने को मिलेगा। टैपियोका जो है यह आपका इंग्लिश शब्द है, इसका हिंदी नाम है कसावा। तो टैपियोका यानी कसावा जो है यह आपका केरल में उगाया जाता है, जो कि घर के आंगन में वहाँ के जो लोग होते हैं केरल के लोग, वह घर के आंगन में जमीन के अंदर टैपियोका को उगाते हैं और इसी टैपियोका से साबूदाना बनाया जाता है। साबूदाना जो है ना टैपियोका से ही बनाया जाता है। तो ये तो कथन सही हो जाएगा। पहला कथन सही, दूसरा भी कथन सही। वहाँ के जो लोग होते हैं केरल के लोग, वह किसी भी करी के साथ टैपियोका डालकर खाते हैं। ठीक है, टैपियोका डाल देने से करी जो है ना वह गढ़ापन हो जाती है। तो वहाँ के लोग कढ़ी में टैपियोका डालकर खाते हैं। कहाँ के लोग? केरल के लोग। तो दूसरा भी कथन सत्य है। तो पहला कथन दूसरा कथन दोनों सत्य है। तीसरा कथन पर विचार करते हैं। तीसरा कथन है कश्मीर में लोग नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली खाते हैं। देखिए, यदि कश्मीर की बात किया जाए तो कश्मीर के लोग जो होते हैं वह सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। देखिए, ऐसे भी कश्मीर में अधिक ठंड पड़ती है और सरसों के तेल को औषधीय गुण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी के शरीर में दर्द हो तो वहां पर सरसों के तेल का मालिश करने से ठीक हो जाती है। तो यह औषधीय गुण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है सरसों के तेल का। और वहां पर ठंड ज्यादा गिरती है कश्मीर में, तो ठंड से बचने के लिए जो सरसों के तेल जो होते हैं वो गर्म होते हैं। तो वहां के जो लोग होते हैं कश्मीर के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन में कश्मीर के लोग नारियल के तेल में बनी मछली को खाते हैं यह दिया गया है, जो कि गलत है कथन। कश्मीर के लोग जो होते हैं वह सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं, नारियल के तेल में बनी मछली को नहीं खाते हैं। तो कथन तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा कथन पर विचार करते हैं। चौथा कथन है गोवा के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं। देखिए, गोवा के जो लोग होते हैं सरसों के तेल में बनी मछली को नहीं खाते हैं। गोवा के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में बनी मछली को खाते हैं। यानी यहाँ पर आपसे जहाँ पर नारियल के तेल में बनी मछली को खाते हैं
वहां सरसों के तेल पूछ रहा है, दिया हुआ है, और जहां पर सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं वहां नारियल के तेल दिया हुआ है। यानी आपसे जो क्वेश्चन है एग्जामिनर उल्टा करके पूछ रहा है, यानी आप में समझ को वह जांच रहा है कि यह आप बता पाते हैं कि नहीं कि किस राज्य के लोग सरसों के तेल में बनी मछली को खाते हैं और किस राज्य के लोग नारियल के तेल में बनी मछली को खाते हैं। यानी आपसे यहाँ पर क्वेश्चन उल्टा करके पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, गोवा के जो लोग होते हैं वो नारियल के तेल में बनी मछली को खाते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली को नहीं खाते हैं। सरसों के तेल में बनी मछली को कश्मीर के लोग खाते हैं। ठीक, तो दिया गया कथन के अनुसार चौथा कथन भी क्या है, असत्य है। तो कौन कौन सा कथन सत्य है, तो कथन आपका ए और बी सही कथन है। तो कथन ए और बी किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, नीचे दिए गए पक्षियों की वह कौन सी प्रजाति है जिसकी आंख मानवों की भांति उसके सामने की ओर होती है। कौन ऐसी पक्षी है जिसकी आंख जो होती है मानवों की भांति सामने होती है, तो यह पक्षी का नाम है आपका उल्लू। उल्लू यह जो पक्षी है इसकी जो आंखें होती है मानवों की भांति सामने होती है। जिस तरह से हम लोगों की आंख सिर के ठीक सामने होती है, ठीक उसी तरह जो उल्लू पक्षी है इनकी भी आंखें मानवों की भांति सामने होती है। तो ये क्या होगा, उल्लू होगा। देखिए दर्जन चिड़िया के बारे में थोड़ा सा इस पर भी विचार कर लेते हैं। इस ऑप्शन पर दर्जन चिड़िया जिसको हम इंग्लिश में टेलर बर्ड कहते हैं, इसका नाम से ही स्पष्ट है जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम भी है। दर्जन चिड़िया यानी टेलर बर्ड यह अपनी घोंसला अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपनी घोंसला को बनाती है। कौन, दर्जन चिड़िया। जैसा इसकी नाम है वैसा इसकी काम है, यानी अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर यह अपनी घोंसला को बनाती है। कौन, दर्जन चिड़िया। दूसरा है बीवर पक्षी, थोड़ा इस पर भी विचार कर लेते हैं। बीवर पक्षी में सभी नर बीवर पक्षी जो होती है वह अपनी अपनी घोंसला को बनाती है, और मादा बीवर पक्षियां जो होती है वह नर बीवर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसला को देखती है और उनमें से जो घोंसला सबसे सुंदर लगती है उसमें जाकर अंडे देती है। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से पूछा भी गया था बीवर पक्षी के बारे में। तो नर बीवर पक्षी घोंसला बनाती है और मादा बीवर पक्षी जो होती है नर बीवर पक्षी द्वारा बनाए गए घोंसला को देखती है और उनमें जो सबसे अच्छी घोंसला लगती है उनमें जाकर के वह अंडे देती है। कौन, मादा बीवर पक्षी। यानी नर बीवर पक्षी घोंसला बनाती है और मादा बीवर पक्षी उसमें जाकर जो सबसे अच्छा उनको घोंसला पसंद होता है उनमें जाकर के वह अंडा देता है। कौन, मादा बीवर पक्षी। तीसरा कलचीरी के बारे में पढ़ लेते हैं। कलचीरी जिसको इंडियन रॉबिन के नाम से भी जानते हैं, कलचीरी जो है यह अपनी घोंसला
पेड़ की डाली से लटकता हुआ घोंसला बनाती है, कलचीरी। आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा भी गया था कि कौन ऐसी दो भारतीय पक्षी है जो अपनी घोंसला पेड़ की डाली से लटकता हुआ बनाती है? तो शक्करखोरा और कलचीरी। शक्करखोरा और कलचीरी ये दो भारतीय पक्षी जो अपनी घोंसला पेड़ की डाली से लटकती हुई बनाती है। पेड़ की डाली से लटकती हुई घोंसला कौन दो पक्षी बनाती है? तो यही है आपका कलचीरी यानी इंडियन रॉबिन और शक्करखोरा। ये दो पक्षी लटकती हुई घोंसला बनाती है, पेड़ की लटकती डाली से लटकती हुई घोंसला बनाती है ये दो पक्षी, कलचीरी और शक्करखोरा। इस बात को आप याद रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहां पर आपके सामने राज्य दिया हुआ है और एक तरफ राज्य है और दूसरा तरफ है घरों का विवरण। किस राज्य में किस तरह की घर बनी होती है? स्थान है और घरों का विवरण दिया हुआ है। स्थान में है मोलन गांव, यह पड़ता है असम में। मोलन गांव कहां पड़ता है? असम राज्य में। असम राज्य में जो घर बनी होती है, देखिए थोड़ा मैं इसके बारे में विस्तार से आपको बता दूं। असम में जो घर बनी होती है, वहां की जो घर होती है जमीन से 3 से 4 मीटर ऊंची मजबूत बांस के खंभे पर बनाई जाती है। इसका कारण है असम में अधिक बारिश होती है, तो बारिश से बचने के लिए वहां के जो लोग होते हैं जमीन से 3 से 4 मीटर ऊंची मजबूत बांस के खंभे पर घर को बनाते हैं। और यह जो घर बनी होती है लकड़ी की बनी होती है और घर के अंदर भी लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यह कौन सा गांव है? असम। प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि असम भारत के कौन ऐसा राज्य है जहां की घर जमीन से 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे पर बनाई जाती है। और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ था। पहला ऑप्शन में दिया हुआ था असम, दूसरा में था कर्नाटक, तीसरा में था चेन्नई और चौथा में था आपका बिहार। याद रखिएगा असम राज्य में जो घर बनी होती है वह जमीन से 3 से 4 मीटर ऊंचाई यानी 10 से 12 फुट, जमीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर मजबूत बांस के खंभे पर बनाई जाती है। कहां पर? असम में। ठीक है, तो दिया गया कथन को सर ए का जो है ना, ए का मिलान क्या होगा? तो ए का मिलान जो होगा आपका 3 होगा। असम में जो घर बनी होती है बांस के खंभों पर 3 से 4 मीटर ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं, तो ए का 3 हो जाएगा। बी पर विचार करते हैं, लद्दाख। देखिए लद्दाख के बारे में जब आपसे पूछा जाए कि लद्दाख में जो घर बनी होती है वहां पर किस तरह का घर बनी होती है, तो लद्दाख का जो घर होती है, लद्दाख में जो घर बनी होती है वहां की जो घर होती है मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवारें, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छतें होती है। कहां पर? लद्दाख में। लद्दाख के जो घर बने होते हैं, लद्दाख में जो लोग होते हैं वहां के जो लोग किस तरह की घर में रहते हैं, तो मिट्टी और चूने से पुती पत्थर की दीवार होती है और लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छत होती है। तो बी का क्या होगा? 4 हो जाएगा।
मनाली जो कि आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, मनाली में जो घर बने होते हैं, यह घर कैसा बनी होती है? तो मनाली यानी हिमाचल प्रदेश में जैसे लद्दाख की घर बनी होती है, वैसा ही हिमाचल प्रदेश यानी मनाली में भी बने होते हैं। वहाँ भी मिट्टी और चूने से पोती पत्थर की दीवारें होती है, लकड़ी के फर्श और लकड़ी की समतल छत होती है। तो सी का भी क्या होगा? 4 हो जाएगा। राजस्थान की बातें करते हैं तो देखिए, राजस्थान में जो घर बनी होती है, आप जानते हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, वहाँ बारिश बहुत कम होती है, रेगिस्तानी इलाका है। तो वहाँ के जो घर बने होते हैं, वहाँ की घर मिट्टी की बनी होती है, दीवार बहुत मोटी होती है, क्योंकि बाहर से जब धूप पड़ेगा तो मोटी दीवार धूप को अवशोषित करेगा और गर्मी होने से बचाएगा। तो वहाँ की जो घर बनी होती है मिट्टी की बनी होती है, मिट्टी की मोटी दीवारें होती है और घर को लीप पोत कर सुंदर सजाकर घर बनाई जाती है राजस्थान में। और जो छत होती है, घर की जो छत बनी होती है, वह छत कटीली झाड़ी की होती है। कहां पर? राजस्थान में। तो राजस्थान के घर की विशेषता मिट्टी की मोटी दीवार और छत कटेली झाड़ी की होती है। तो ऑप्शन डी का क्या होगा? ऑप्शन डी का 1 हो जाएगा। समझ गए? तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका सेकेंड में दिया हुआ, ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर होगा। ए का 3, बी का 4, सी का 4, डी का 1। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, हाथी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी से संबंधित आपका जो प्रश्न आपके सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से जो पूछा जाता है, यह प्रश्न आपके हर बार हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है ईवीएस से। इस प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाथी एक साथ समूह जिसे झुंड कहते हैं में रहते हैं। हाँ, सही कथन है। हाथी के बारे में जब आपसे पूछा जाए तो प्रत्येक हाथी के झुंड, हाथी जिस समूह में रहता है उसको झुंड कहते हैं, और हाथी के प्रत्येक झुंड में हथनियां होती है। ठीक है। और उस झुंड की जो बुजुर्ग हथनियां होती है, हाथी के झुंड में सबसे जो बुजुर्ग हथनियां होती है, वह पूरे झुंड की नेता होती है। याद रखिएगा इस बात को। हाथी के झुंड में जो सबसे बुजुर्ग, जो सबसे बूढ़ी बुजुर्ग हथनियां होती है, वह पूरे झुंड की नेता होती है, पूरे झुंड की नेतृत्व करती है, पूरे झुंड की लीडर होती है, जो सबसे बुजुर्ग हथनियां होती है। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा। हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और उसके बच्चे होते हैं। हाथी के झुंड में कितने हथनियां और बच्चे होते हैं? तो 10 से 12, याद रखिएगा। हाथी के बच्चे का उम्र जब 14 से 15 साल हो जाती है तो वह झुंड को छोड़ देता है और अकेले रहने लगता है। इस बात को भी याद रखिएगा।
हाथी का जो बच्चा होता है, जब उसकी उम्र 14 से 15 वर्ष तक हो जाती है तो वह हाथी के झुंड को छोड़ करके अकेले रहना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी अकेले रहता है। इस बात को भी याद रखिएगा। एक प्रश्न आपके पूछा गया था हाथी पर ही कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं। याद रखिएगा इस बात को, हाथी के जो कान होते हैं पंखे जैसे होते हैं। देखे हैं ना, हाथी का जो 2 कान होते हैं बहुत ही चौड़ा होते हैं पंखे जैसे, और उसी हाथ जो कान होती है पंखे जैसे, उसी कान को हिला करके वो हवा करता है। ठीक है, देखे होंगे हाथी का कान बहुत चौड़ा होती है, पंखे जैसे होती है, और उसी कान को हिला करके वो हवा करती है। ठीक है, इस बात को भी याद रखिएगा। प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि किसके कान पंखे जैसे होती है, तो हाथी के जो कान होते हैं वह पंखे जैसे होती है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो हाथी एक साथ समूह में रहते हैं जिसे क्या कहते हैं, झुंड कहते हैं। पहला कथन सही हो जाएगा। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, ये भी कथन सही है। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, दूसरा भी कथन सही है। तीसरा कथन पर विचार करते हैं, हाथियों के झुंड में कितनी भी हथनियां अपने बच्चे के साथ रह सकती है। नहीं, हाथी के झुंड में कितने भी हथनियां और बच्चे नहीं रह सकते हैं। हाथी के झुंड में केवल 10 से 12 हथनियां और बच्चे ही रहते हैं, तो यह कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगला कथन पर विचार करते हैं, कथन डी पर। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु होने तक की झुंड में रहते हैं, इसके पश्चात वह अपना झुंड छोड़कर हाथियों के झुंडों में सम्मिलित हो जाते हैं। नहीं, हाथी के बच्चे का उम्र जब 14 से 15 साल हो जाती है तो हाथियों के झुंड में नहीं रहता है, हाथियों के झुंड को छोड़कर अकेले रहता है। यह भी कथन क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो कौन कौन सा कथन सही है, कथन आपका ए और बी सही है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, कोई व्यक्ति 29 सितंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत, यह कहां पड़ता है आपका, गुजरात में। तो सूरत यानी गुजरात से नागरकोइल, जो कि कहां पड़ता है आपका, केरल में, नागरकोइल जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 8:45 पर चली और 1 अक्टूबर 2019 को 12:45 नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच की ट्रेन मार्ग की दूरी 2200 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल थी। आप जानते हैं कि चाल बराबर होती है दूरी बटा समय होती है, दूरी बटा समय होती है। चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय होती है। जब इसको डिवाइड कीजिएगा आप तो डिस्टेंशन आपका, जो आपका औसत चाल जो है आपको निकल कर आएगा 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल बराबर दूरी बटा समय होती है। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होती है। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसके बगीचों में तेजपत्ता, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और काली मिर्च उगते हैं। देखिए, केरल को मसाला का बगीचा कहा गया है। केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा गया है क्योंकि वहां पर बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, तेजपत्ता ये सभी उगाई जाती है, इसलिए केरल को मसालों का बगीचा कहा गया है। ठीक है,
इस बात को आप याद रखिएगा। ये सभी चीज़ जो आपकी काली मिर्च हुआ, तेजपत्ता हुआ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सभी कहाँ उगाई जाती है? केरल में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा केरल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। प्रश्न है, नेफ्थीस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नेफ्थीस, जिसको हम पीचर प्लांट कहते हैं, नेफ्थीस को हम पीचर प्लांट के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। नेफ्थीस के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पौधा कीड़ों, मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। पहला कथन। दूसरा कथन, यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। यह पौधा हमारे देश में पाया जाता है मेघालय में। ठीक है, भारत के मेघालय राज्य में पौधा पाया जाता है पिचर प्लांट नेफ्थीस। तो ये तो कथन भी गलत हो जाएगा ना, हमारे देश में पाया जाता है लेकिन कहता नहीं पाया जाता है, तो कथन क्या है? गलत। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। और चौथा कथन, इसका आकार घड़े जैसे होता है जिसका मुंह पत्ती से ढका होता है। कोई भी कीड़ा मकोड़ा इसके मुंह के ऊपर पहुंचते ही इसमें फंस जाता है और बाहर नहीं निकल पाता है। अब इसमें कौन सा कथन सही होगा नेफ्थीस पौधे के बारे में? देखिए, नेफ्थीस पौधे के बारे में जब आपसे पूछा जा रहा है तो नेफ्थीस पौधा जो होता है यह कीड़े मकोड़ों, मेढकों और चूहों को फंसाकर उनका शिकार करता है। तो दिया गया कथन में पहला कथन सही हो जाएगा। दूसरा कथन पर विचार करते हैं तो यह पौधा हमारे देश में नहीं पाया जाता है। हमारे देश में पाया जाता है मेघालय में, हमारे देश के मेघालय राज्य में यह पौधा पाया जाता है। लेकिन यह कथन नहीं, तो यह कथन गलत हो जाएगा। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है। हाँ, यह कथन सही है। यह पौधा कीड़े मकोड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए मोहक क्या है? आवाज निकालता है। कथन सही होगा। चौथा कथन है, इसका आकार घड़े जैसे होता है। हाँ, इसका जो पत्ती का जो आकार होता है घड़े जैसे होता है, जिसको घटपर्णी कहते हैं। घटपर्णी नाम से ही स्पष्ट है, पत्ता घड़ा जैसा होती है। ठीक है, और इसका घड़ा जैसे पत्ता होने की वजह से कोई भी कीड़ा मकोड़ा जब इसके पास आती है और जैसे ही उस पत्ता पर बैठती है, वह घड़ा जो है ना बंद हो जाती है और उसमें कीड़ा मकोड़ा फंस जाते हैं और यह कीड़े मकोड़ों को क्या करता है? फंसा कर खा जाता है। तो यह क्या है? यह भी कथन आपका सही है। तो दिया गया कथन के अनुसार कौन कौन सा कथन सही है? ए, सी, डी। ए, सी, डी किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, दांडी यात्रा भारत की आजादी से पहले की महात्मा गांधी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह घटना घटी थी, तो यह घटना घटी थी 22 मार्च 1930 को। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा जो कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए थे, यह घटना कब घटी थी? 12 मार्च 1930 को। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस रोग से प्रकरण में डॉक्टर रोगियों को गुड़, आंवला और हरी पत्ती वाली सब्जियां को खाने की सलाह देते हैं? जब किसी मनुष्य के शरीर में एनीमिया की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो डॉक्टर उनको हरे हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला
इत्यादि खाने का सलाह देते हैं। जिस व्यक्ति में एनीमिया, खून की कमी हो जाती है, वैसे व्यक्ति को बीमारी को एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टर जो है हरी पत्तीदार वाली सब्जियां, गुड़, आंवला इत्यादि खाने का सलाह देती है। तो कौन सा रोगी को? तो जो रोगी एनीमिया से ग्रसित होती है। तो दिया गया ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन आपका सेकंड होगा, एनीमिया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह हमारे देश का भाग है। माउंट एवरेस्ट हमारे देश का भाग नहीं है, नेपाल में पाया जाते हैं। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। यह हमारे देश का भाग नहीं है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा, यह हमारे देश का भाग नहीं है। दूसरे कथन पर विचार करते हैं। इसकी ऊंचाई, इस चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। कथन सही है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,900 मीटर। कथन सही है। कथन सी पर विचार करते हैं। बछेंद्री पाल इस पर्वत की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई। कथन सही है। बछेंद्री पाल जो थी वह माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। यह कथन सही। अगला कथन पर विचार करते हैं। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम मई 1994 की दोपहर को गाड़ा गया था। कथन गलत है। इस पर्वत की चोटी पर हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज सर्वप्रथम 23 मई 1984 को, 94 नहीं 84 को दोपहर को गाड़ा गया था। यह कथन क्या है? गलत हो जाएगा। 94 नहीं था, 84 था। तो कौन कौन सा कथन सही है? कथन आपका बी और सी सही है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका सेकंड में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। प्रश्न है कि एक डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में है 500 मीटर दूरी पर। फिर वह बी पर जाते हैं जो कि ठीक दक्षिण में 400 मीटर दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो कि ठीक बी के पश्चिम में 90 मीटर पर है, और अंत में वह अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 80 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? जब इसको निकालिएगा आप, इसका सही दिशा होगी आपका उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, जब डायरेक्शन से इसको निकालिएगा ना, तो इसका घर की सही दिशा जो है ना, अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की दिशा जो होगी उत्तर पश्चिम होगी। तो ऑप्शन आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? रेगिस्तानी ओक के पेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं होगा, वो आपको बताना है। पहला कथन, इसमें पत्तियों की जगह कांटे होती है, तो यह कथन क्या है? गलत होगा। यह कथन सही है, इसमें पत्तियों की जगह क्या होती है? कांटे होती है। यह कथन सही होगी। तो वैसा कथन को चुनना है जो सही नहीं होगी। इसकी जड़ उथली होती है, नहीं इसकी जड़ उथली नहीं होती है, तो यह कथन क्या है? गलत हो जाएगी। ठीक है, तो यही कथन आपका क्या है? गलत है। तीसरा कथन है, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। हाँ, यह अपने तने में जल संरक्षित करता है। रेगिस्तानी ओक जो होते हैं, यह अपने
तने में जल को एकत्रित करता है और पानी की कमी होने पर रेगिस्तानी इलाके में जो पेड़ मिलते हैं, वहाँ के जो लोग होते हैं, इसके तने में पतली पाइप को डाल करके पानी निकालते हैं। यह 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। हाँ, यह इसकी जो ऊंचाई होती है कमरे की दीवार की ऊंचाई की बराबर होती है रेगिस्तानी ओक की। इसकी ऊंचाई 8 मीटर से अधिक ऊंचा होता है। हाँ, यह भी कथन क्या है, सही होगा। तो कौन सा कथन सही नहीं थी? तो इसकी जड़ी उथली होती है, यह कथन सही नहीं थी। तो ऑप्शन आपका सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है? ये कड़ुक भाषा जो है ना, यह झारखंड के लोग बोलते हैं कड़ुक भाषा। कड़ुक भाषा कहाँ के लोगों की भाषा है? तो झारखंड के लोगों की भाषा है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है, प्रश्न के गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। तो गुजरात के निकटवर्ती राज्य है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये तीनों राज्य गुजरात के निकटवर्ती राज्य है। यानी गुजरात के सीमावर्ती निकटवर्ती राज्य यही है आपका महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है? तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पर्यावरण अध्ययन कराने का उद्देश्य है पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा 5 का पाठ किसानों की कहानी बीज की जुबानी शुरू होती है। मुख्य प्रश्न के द्वारा जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनका कौन पैदा करता है? कक्षा 5 का जो ईवीएस का एक किताब है जिसमें एक चैप्टर दिया हुआ है किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो यहाँ जो एक जो चैप्टर जो है यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें जो प्रश्न है, एक प्रश्न दिया गया था इस चैप्टर में कि जैसे जो भोजन हम खाते हैं उनको कौन पैदा करता है? तो उनको कौन पैदा करता है, मुख्य प्रश्न जो है ये चैप्टर में जो यह प्रश्न दिया गया है, मुख्य प्रश्न जो भोजन हम खाते हैं यह कौन पैदा करता है, यह प्रश्न देने का कारण क्या है इस चैप्टर में? तो यह प्रश्न देने का कारण है बच्चों में क्या जागरूकता करना है। चैप्टर में इस प्रश्न भोजन जो हम खाते हैं इनको कौन पैदा करता है, यह प्रश्न देने का उद्देश्य क्या है? पहला कथन बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है। दूसरा कथन है बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। और तीसरा कथन है बच्चों की स्मरण आधारित कौशलों के विकास में सहायता करती है। और चौथा कथन है शिक्षक को कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करती है। देखिए, बच्चों की सोच को नई दिशाओं में लेकर जाती है, यानी हम जो भोजन खाते हैं इसकी पैदा कौन करता है? भोजन जो हम करते हैं, भोजन जो हम खाते हैं इसकी पैदावार कौन करता है? इस तरह का जो प्रश्न है यह बच्चों की सोच को नई दिशा की ओर लेकर जाती है और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है। बच्चे सीखते हैं कि हम जो भोजन करते हैं इसको कौन उगाता है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन जो आपके चैप्टर में जो दिया गया था, इसका उद्देश्य था बच्चों की सोच की नई दिशा को प्रदान करना, सोच में नई दिशा, उसकी सोच को बढ़ावा देना, उसकी सोच में सीखने की प्रक्रिया में सहायता देना इत्यादि सभी ये मुख्य प्रश्न है बच्चों
को सीखने के लिए। यह प्रश्न आपको जो दिया गया था उस चैप्टर में कि भोजन जो हम खाते हैं उसको कौन पैदा करता है, इस तरह का जो प्रश्न दिया गया था वो बच्चों की सोच को नई दिशा में लेकर जाने के लिए और बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में सहायता करती है, इस तरह का क्वेश्चंस। तो ऑप्शन आपका ए और बी सही है आपका कथन। तो ए और बी किस कथन में ए और बी जो कथन है किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फर्स्ट में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न एक निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या को प्रस्तावित प्रकरण का उप प्रकरण है? पहला है परिवार एवं मित्र, दूसरा है हम चीजें कैसे बनाते हैं, तीसरा है आवास और चौथा है जानवर और पौधे। तो देखिए जानवर और पौधा जो है यह पर्यावरण अध्ययन के पाठचर्या के प्रस्तावित प्रकरण का उप प्रकरण है। उप प्रकरण है कौन? जानवर और पौधे। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, जानवर और पौधे। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं हो सकता है? पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना किसके द्वारा नहीं हो सकता है? सार्थकपूर्ण सीखना किसके द्वारा नहीं हो सकता है? पहला किस्से और कहानी के द्वारा, दूसरा कथन है बच्चों को अपने पर्यावरण को खोजने के अवसर देकर, और तीसरा कथन है प्रत्येक उप प्रकरण के प्रारंभ में मुख्य प्रश्न को पूछकर, और चौथा कथन है बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके। देखिए बच्चों को स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके यह आप पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण सीखना, आप यह पर्यावरण अध्ययन में सार्थकपूर्ण लर्निंग नहीं करा सकते हैं। सार्थकपूर्ण लर्निंग कराने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए आपको बच्चों को स्मरण आधारित प्रश्न को नहीं शामिल करना होगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर यही हो जाएगा। बच्चों में पर्यावरण अर्थपूर्ण सिखाने के लिए स्मरण आधारित सीखने में शामिल करके जो है ना आप उसे पर्यावरण अर्थपूर्ण, पर्यावरण अध्ययन अर्थपूर्ण अधिगम नहीं करा सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन से सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है? पहला है मूर्त से अमूर्त, दूसरा है अमूर्त से मूर्त, तीसरा है वैश्विक से सामान्य और चौथा है अज्ञात से ज्ञात। देखिए पर्यावरण सीखने के सिद्धांत पर पर्यावरण अध्ययन आधारित होता है, यह आपका अज्ञात से ज्ञात, बच्चे नहीं जानते हैं, अज्ञात है, और उसके बारे में बताया जाता है तो बच्चे जान जाते हैं। तो अज्ञात से अज्ञात जो होता है ना पर्यावरण सीखने का, पर्यावरण अध्ययन सीखने पर आधारित होती है, अज्ञात से ज्ञात। तो ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का गुण नहीं होना चाहिए? पहला है यह एक एकीकृत विषय क्षेत्र है, यह संदर्भित है, दूसरा कथन, तीसरा कथन यह बाल केंद्रित है और चौथा कथन यह एक विषय क्षेत्र है। देखिए पर्यावरण जो है ना, पर्यावरण का गुण एक विषय क्षेत्र पर आधारित नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण एक विषय क्षेत्र पर आधारित नहीं होनी चाहिए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन कराते समय बच्चों को बाहरी कक्षा से भी जोड़ना है। उसको ये नहीं कि आप उसको सिर्फ कक्षा में सिखा रहे हैं, उनको बाहरी वातावरण से भी जोड़ना है। तो पर्यावरण अध्ययन का गुण जो है ना, यह एक विषय क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, यह एक विषय क्षेत्र नहीं होती है। प्रश्न है अगला, भोजन किस प्रकार से खराब होता है? इससे संबंधित प्रयोग के संचालन में एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक बच्चों की सहायता करता है। निम्नलिखित में से क्या इस प्रकार में प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? भोजन किस तरह से खराब होता है? तो इस तरह का जो है ना, इस तरह से बच्चों को सिखाने के लिए कौन सी प्रक्रिया आधारित सीखने का उद्देश्य नहीं होगा? पहला कथन अवलोकन और सूचना दर्ज करना,
दूसरा कथन है विश्लेषण करना, तीसरा कथन प्रयोग करना, चौथा कथन है स्मरण करना। तो देखिए स्मरण करना जो है यह बच्चों में सीखने आधारित सीखने का बच्चों को सिखाने के लिए बार बार उसको स्मरण करने आधारित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। तो ऑप्शन आपका क्या होगा? फोर्थ राइट आंसर होगा स्मरण करना। बच्चों को स्मरण आधारित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा? पहला कथन है वास्तविक जीवन की घटना है, दूसरा है समुदाय सदस्य, तीसरा है कक्षा की चार दीवारी और चौथा कथन है बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। देखिए पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए की रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा। तो प्रभावशाली संसाधन नहीं होगा कौन सा? तो वास्तविक जीवन की घटनाएं या बच्चों की पर्यावरण अध्ययन में सीखने के लिए यह प्रभावशाली संसाधन नहीं होगी। वास्तविक जीवन की घटनाएं तो ये नहीं होगा। दूसरा समुदाय सदस्य ये भी नहीं होगा और बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग ये भी नहीं होगा। तो ए, बी और डी ये नहीं होगी आपकी। कक्षा की चार दीवारी, हाँ बच्चों को पर्यावरण अध्ययन यानी बच्चों को पर्यावरण के बारे में सिखाने के लिए आप उनको चार दीवारी यानी क्लास से कक्षा से बाहर की चीजों के बारे में भी उनको जोड़ना है। बच्चों को चार दीवारी यानी कक्षा के बाहर की पर्यावरणीय चीजों से भी उसको अवगत कराना है। ठीक है, तो कौन कौन सा संसाधन नहीं होगा? तो वास्तविक जीवन की घटनाएं, समुदाय सदस्य और बच्चों के स्थानीय संसाधन का उपयोग। यह पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए रचना के लिए प्रभावशाली संसाधन नहीं होगी। तो ए, बी और डी ये आपका कथन जो है ना सही नहीं कथन है। तो ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ, ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियों के द्वारा कक्षा 5 के उप विषय बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है? पहला कथन मानचित्र और चित्र, दूसरा है व्याख्यान और चर्चा, कथन सी है सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा और चौथा कथन है बच्चों को नारे लिखने को कहना। कौन सा सही नहीं होगी? देखिए बच्चों को नारे लिखने के लिए कहना यह जो ना कथन गलत हो जाएगा। बच्चे को नारे लिखने को कहना यह जो है आपको बोलती इमारतें एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा अर्थपूर्ण तरीके से संपादित की जा सकती है। तो यह मानचित्र और चित्र को दिखा करके, व्याख्या करके, चर्चा करके, सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा करके, लेकिन बच्चों को नारे लिखकर कहना यह नहीं होगा। तो अब कौन कौन सा सही होगा? तो सही कथन आपका होगा मानचित्र और चित्र, उसके बाद व्याख्यान और चर्चा, उसके बाद सर्वे के संचालन उपरांत उस पर चर्चा। ए बी सी आपका राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, ए सी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कि बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। तो बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख आधारित है। पहला कथन मौखिक तकनीक पर, दूसरा है प्रोजेक्ट तकनीक पर, तीसरा है अवलोकन तकनीक पर और चौथा है अध्यन्यास तकनीक पर। कौन सा कथन सही है? यहाँ पर बच्चों के सीखने की प्रगति का वर्णन किस अभिलेख पर आधारित है? तो आपका अवलोकन तकनीक पर आधारित है। बच्चों के सीखने की प्रगति वर्णन अभिलेख जो है अवलोकन तकनीक पर आधारित है। तो ऑप्शन आपका थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है। तो सीसीई के अनुसार पर्यावरण अध्ययन में स्व आकलन संबंधित है।
यह आपका सीखने के समान आकलन से ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, सीखने के समान आकलन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न कि बच्चों के सीखने की प्रगति को आंकने के लिए शिक्षकों के द्वारा अक्सर पोर्टफोलियो का प्रयोग किया जाता है। पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो जो होती है यह बच्चों के सीखने की प्रगति का एक संचयी अभिलेख होती है। ऑप्शन ए सही। बच्चों द्वारा अपने कार्यों को प्रदर्शित करने में समर्थ बनाता है। ऑप्शन बी भी सही, बी भी कथन सही। और बच्चों को सीखने और आकलन में सक्रिय भागीदारी बढ़ाने में समर्थ करता है। कथन डी भी सही। तो ए बी डी कथन सही है। ए बी डी यह कथन किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका फोर्थ में दिया हुआ है। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के लिए संवेदनशील मुद्दों जैसे लिंग भेद का अर्थपूर्ण संपादन किया जा सकता है। तो प्रदर्शनी का आयोजन करके। ऑप्शन आपका फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, प्रदर्शनी का आयोजन करके। बच्चों में लिंग जैसे संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा किस तरह से किया जा सकता है? तो प्रदर्शनी का आयोजन करके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त है? पहला है बंद उत्तर वाले प्रश्न, दूसरा कथन है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, तीसरा कथन विस्तारित प्रश्न और चौथा कथन है सृजनात्मक प्रश्न। कौन सा सही होगा यहाँ पर? बच्चों में पर्यावरण अध्ययन में सबसे बच्चों में पर्यावरण अध्ययन में आकलन के सबसे कम उपयुक्त किसका होगा? ये होगा बंद उत्तर वाले प्रश्न। बंद उत्तर वाले प्रश्न बच्चों के पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन के लिए सबसे कम उपयुक्त यह युक्ति होगी। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर होगा, बंद उत्तर वाले प्रश्न। और यह आपका लास्ट प्रश्न है ईवीएस का। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए? पहला कथन सहयोग करना, दूसरा कथन स्मरण करना, तीसरा है पेपर पेंसिल परीक्षण और चौथा है पाठ्य पुस्तक के। देखिए, पर्यावरण अध्ययन में आकलन का संकेतक होना चाहिए सहयोग, सहयोगात्मक होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा सहयोग। तो दोस्तों, इस तरह से आपका 21 दिसंबर 2021 को पर्यावरण अध्ययन ईवीएस में जो आपका प्रश्न पूछा गया था सभी प्रश्न समाप्त हुआ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी पर प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आएंगे इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और दोस्तों में अधिक से अधिक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने जितनी भी दोस्त यार है सब में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से मदद मिलेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिएगा।